पर आपको हम खबर देंगे का केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुना दी गई है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज तवील समात ये चली थी और गवाहान पजीरा भी मुकम्मल कर ली गई थी। 342 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया था और अब इस निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। फरूख एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। फरूख, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह केस में 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि इसके साथ साथ 5-5 लाख जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। सीनियर सिविल जज असदुल्लाह ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया। इसके बाद जज अदालत से रवाना हो गए हैं। जी, तो ये तफसीली फैसला कब जारी किया जाएगा फरूख? जी अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है अदालत में, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल के कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ 5-5 लाख जुर्माने की सजा दी है। 1-2 रोज में इसकी तफसीली जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर। ठीक है फरूख एजाज, आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अहम खबर नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बानी पीटीआई और अहलिया को निकाह केस में 7-7 साल सजा सुना दी गई है। निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। कल ये फैसला महफूज किया गया था। महफूज शुदा फैसला आज सुना दिया गया है। मुख्तसर ये फैसला जारी किया गया है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुना दी गई। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बताते चले कि गुज़श्ता रोज इस केस का जो फैसला था उसको महफूज किया गया था और आज दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब ये फैसला सुनाया गया है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और माड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैला इस वक्त बसोल नदी से गुजर रहा है। मजीद क्या तफसीलात है अल्लाह बख्श से जानते हैं। बताइए अल्लाह बख्श, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात के जो आखिरी पहर है शुरू होने वाली बारिशें इतनी बरसी हैं कि बसोल नदी है उस पे तगयानी आ गई है, जो कि मकरान कोस्टल हाईवे से मुंसलिक है। वहाँ एक पुल है, बसोल नदी पुल, उस पे पानी ओवरफ्लो होके मकरान कोस्टल हाईवे पे बह रहा है, जिसकी वजह से कराची और मकरान में जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर इस वक्त रुकी हुई है। पानी पुल के ऊपर से गुजर के सड़क पर बह रही है। जबकि अगर हम जिला केच की बात करें तो जिला केच में भी गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिशें और झालाबारी हुई है, जिसकी वजह से जो नासराबाद है और केच के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ सैलाबी सूरत हाल है और करीबी पहाड़ियों से पानी के रेले आबादियों में दाखिल हो गई हैं, जिससे लोगों की मकानात, चारदीवारियां और फसलें तबाह हो गई हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अल्लाह बख्श। साबिक लीगी एमएनए आयशा रजब बलोच की जहांगीर तरीन से मुलाकात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई। आयशा रजब बलोच ने तांदियावाला में आईपीपी रहनुमा हुमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। स्वाबी में पीटीआई का जलसा, पुलिस ने जलसागाह से कुर्सियां हटा दी। मामला क्या है, मोहम्मद रियाज से जानते हैं। मोहम्मद रियाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, और पीटीआई को यहाँ एनओसी न मिलने की वजह से यहाँ से कुर्सियां हटा दी गई। दिल्ली इंतजामिया ने इनको कहा कि भाई बड़े जलसे की इजाजत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी की खदशात की वजह से, और कार्नर मीटिंग की इजाजत है तो आप बड़ा जलसा न करे, कार्नर मीटिंग करे। इसी वजह से यहाँ से कुर्सियां हटा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज।
डेविस कप के हवाले से अपडेट ये है कि राम कुमार ने आसाम उल हक को पहले मैच में हरा दिया है। आसाम उल हक पहले सेट में कामयाबी के बावजूद मैच हार गए हैं। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, पहला सेट पाकिस्तान के आसाम उल हक की जानिब से जीता गया था। तमाम भारत ने डेविस कप ग्रुप 1 टाई के पहले सिंगल्स में कामयाबी हासिल कर ली है और आसाम उल हक को भारतीय प्लेयर राम कुमार रमनाथन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक सख्त मुकाबले के बाद ये मुकाबला उन्होंने 6-7, 7-6 और 6-0 से जीत लिया है। अब दूसरे सिंगल्स मुकाबलों में अकील खान का मुकाबला श्री राम बालाजी के साथ होगा और इसमें जो अब डेविस कप के जो मुकाबले हैं ये दोनों टीमों के दरमियान जारी हैं और अब दूसरे सिंगल्स में पाकिस्तान की अकील खान भारतीय खिलाड़ी का सामना करेंगे, जबकि जो डबल्स और रिवर्स डबल्स हैं वो कल खेले जाएंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में छाछरो पहुंचेंगे, जहां जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय। आज पहली दफा छाछरों आ रहे हैं और छाछरों में जलसे का पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतमाम किया गया है। जलसे का को सजा लिया गया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का दावा है कि हजारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। कुछ देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे और यहाँ से अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। थरपारकर की जो एनए की ये सीट है इस पर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम है और यहाँ की सूबाई नशीद गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हार गई थी, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी आज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से आवाम से खिताब करेंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। पीपल्स पार्टी मीरपुर खास में भी पंडाल सजा लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अशोक शर्मा से। जी अशोक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज एक रोजा दौरे पर मीरपुर खास पहुंच रहे हैं। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन मीरपुर खास में जलसे आम से खिताब करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से मीरपुर खास का जो गामा स्टेडियम है वहां पर एक बहुत बड़ा पंडाल सजा दिया गया है। जो जलसेगाह की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहां पर इस्तकबालिया कैंप्स भी कायम किए गए हैं और ये जलसा तकरीबन शाम को स्टार्ट होगा। पीपुल्स पार्टी की जानिब से इस डिस्ट्रिक्ट में 2 एनए और 4 पीएस की जो नशिस्तें हैं वहां पर पार्टी उम्मीदवारान नामजद किए गए हैं और उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी है। उसी इंतखाबी मुहिम को मजीद मुस्तहकम और सरगर्म बनाने के लिए पार्टी चेयरमैन आज मीरपुर खास में पहुंचेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। जी। गुजरांवाला में नून लीग के जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जना स्टेडियम में कारकुनों से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अपना पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी हैं। जलसा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो कारकुनों से खिताब करेंगी। जो एंट्री के 5 जो दरवाजे बनाए गए हैं, एक मखसूस किया गया है खवातीन के लिए, जो दूसरा जो गेट है मुस्लिम लीग के कायदीन जो है वो इंटर होंगे। इसके अलावा जो 3 गेट हैं वहां से जो है कारकुन जना स्टेडियम में दाखिल होंगे। यहाँ पर जो कारकुनों की जो आमद है उसका सिलसिला भी जारी है और तवक्का की जा रही है कि शाम 4 बजे जो है यहाँ पर जो है कायदीन पहुंचेंगे। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की जो बारी नफरी है वो चारों तरफ जो है यहाँ जना स्टेडियम के बाहर खड़ी है। जी। फैसलाबाद के बिग हार्ट ग्राउंड में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। सियासी जमात ने अगर अपना पावर शो करना होता है फैसलाबाद में तो धोबी घाट जो ग्राउंड है वो एक तारीखी ग्राउंड है। इसी ग्राउंड का इंतखाब किया जाता है। जमात इस्लामी जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है अपने कारकुनान के जो है जोश जो है बढ़ाएंगे। 5000 से ज्यादा जो कुर्सी है वो लगाई जा रही है। इसके साथ फ्लैक्सीज, बैनर्स और बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स है वो भी लगाई जा रही हैं। जो कारकुनान है उनको 2 बजे का वक्त दिया गया है कि वो 2 से 3 बजे के दरमियान जो धोबी घाट ग्राउंड पहुंचे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं पुलिस की जानिब से भी। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जो सिक्योरिटी है वो भी 2 से 3 हज़ार के बाद किसी कारकुन को और जो अहदेदारान है उन तक पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। नॉर्थ कराची में 2 सियासी जमातों में झगड़ा। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि शदीद जख्मी बच्चा ताहाल जेर इलाज है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफजल। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज नॉर्थ कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस वाक़े के अंदर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे
SSP سینٹرل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے مقدمے میں نامزد تمام افراد مفرور ہیں، تاہم 34 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ بات کریں گے بانی PTI اور بشرا بی بی کے نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں سینئر سول جج قدرت اللہ نے نکاح کیس کی سماعت کی تھی۔ نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی تھی۔ گزشتہ روز طویل سماعت میں بانی PTI اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان قلم بند کرایا تھا۔ بشرا بی بی نے اپنے بیان میں 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دیا تھا۔ کہا سابق شوہر نے اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی تھی۔ 1 جنوری 2018 تک عدت پوری ہو چکی تھی۔ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا خاور مالکہ کو 5 سال 11 ماہ بعد شکایت یاد آئی۔ میاں بیوی کہہ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ نکاح پڑھا۔ ایریا میں ڈکیتی مزاحمت پر اسٹریٹ کرمنلز کی فائرنگ سے زخمی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول فرحان سرکاری ملازم تھا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی افضل۔ جی بالکل، مقتول فرحان خلیل جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا اور یہ جمعرات کے روز دفتر سے گھر جا رہا تھا۔ SB ایریا بلاک 17 کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اس سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی ہے اور اس دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فرحان خلیل کا جو لائسنس یافتہ پستول تھا وہ بھی اس سے چھین لیا اور فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ یہ نجی اسپتال میں زیر علاج تھا، آج اس نے دم توڑ دیا ہے۔ رواں برس شہر کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد اب 11 ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج کر لیا گیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ بالکل، دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر گزشتہ رات بم دھماکہ ہوا تھا جس کا مقدمہ CTD تھانے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ رات 8 بجے شاہراہ عراق الیکشن کمیشن کے سامنے فٹ پاتھ پر دھماکہ ہوا۔ فوج طور پر BT اور کرائم سین یونٹ کو طلب کیا گیا، جنہوں نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے موقع سے 400 گرام بارودی مواد جس کے ساتھ 12 وولٹ کی ہیوی ڈیوٹی بیٹری، ڈیٹونیٹر، دیسی ساختہ سامان تھا جس میں ٹائم ڈیوائس سے برآمد کیا اور معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ لوگوں نے ملزم کو فٹ پاتھ پر تھیلی رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور سوشل میڈیا پر کالعدم SRA کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسے میں ریولیوشنری آرمی کی دہشت گرد اور سہولتگار اس دھماکے میں ملوث ہے جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ FI انسداد دہشت گردی ونگ نے علیمہ خان کو نوٹس جاری کر دیا، 11 فروری کو طلب کر لیا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، عمران خان کے ہمشیرہ جو علیمہ خان ہیں ان کو ایک اور نوٹس جو ہے جاری کیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ نوٹس FIA کے ونگ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ سے جاری کیا گیا ہے اور انہیں بلایا گیا ہے 6 فروری کو کہ 11 بجے وہ پیش ہوں اور ان پر جو الزام ہے وہ یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بیانات دیے ہیں اور یہ وزارت داخلہ نے درخواست کی تھی، سیکشن فیشر وزارت داخلہ کے، ان کی درخواست پر یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاست مخالف جو نفرت انگیز تقاریر ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر کی گئی ہیں اس پر وہ پیش ہو کر اپنی وضاحت پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کسٹم حکام کی 73 ارب روپے کے سولر پینل امپورٹ سکینڈل میں اہم پیش رفت۔ کسٹم کورٹ کراچی سے مرکزی ملزم رب نواز کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی صورتحال یہ ہے کہ 73 ارب روپے کی جو ہے سولر پینل امپورٹ کے اندر جو اسکینڈل میں ملوث مرکزی ملزم ہے رب نواز، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے 2 مقدمات میں جو ہے ضمانت حاصل کر لی تھی، تاہم تیسرے کے کیس میں جو ہے کسٹم حکام نے اس کو گرفتار کر لیا۔ تقریباً 450 کمپنیز کا جو ہے وہ اس میں آڈٹ کیا گیا اور چھان بین کی گئی۔ 73 ارب روپے جو ہے وہ اس میں منی لانڈرنگ کے میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جس میں 30 ارب روپے کی کرپشن میں ملزم ہے اس کی تنخواہ سے وہ صرف 30,000 روپے تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
और कोयटा में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अतिया। जी बिल्कुल ऐसा है। अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के पेश नजर 3 रोज के लिए कोयटा में दफा 144 का निफाज किया गया है। दफा 144 2 फरवरी से 5 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी और कोयटा शहर में दफा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी और इसके साथ साथ हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद की गई है और खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। मच हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर सामने आ गई हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से तमाम हमलों को नाकाम बना दिया गया है। मच क्लियरेंस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब हुई है। बेनकाब साजिश की वाज़ेह मिसाल मच हमले में हलाक एक दहशतगर्द की शनाख्त है। अब्दुल वदूद सातिकजई को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दिफाई तजिया का राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मच ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए, क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, लेकिन एक दहशतगर्द जो कि लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था उसकी भी शनाख्त हो गई है। इस जो साजिश की जा रही थी लापता अफराद के हवाले से वो भी बेनकाब हुई है, इस पर क्या कहिएगा? जी देखें, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि ये एक ऐसी हाइब्रिड वॉरफेयर हम पे मुसल्लत की गई है जिसमें ये अलहदगी पसंदों को तो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके सिंपथाइजर्स का इस्तेमाल भी उसके साथ साथ है। अब ये क्लासिक काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन होता है उसमें ड्रेनिंग द स्वाम्प इज द स्ट्रेटजी। तो ड्रेनिंग जो स्वाम्प होता है वो पब्लिक सिंपथी होती है जिसको ये अलहदगी पसंदों से उसको ऑक्सीजन को वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इसके जो लवाकिन हैं वो कुछ उनके आलाकार बन गए हैं। अभी मारंग बलोच साहिबा जो इधर एक अब्दुल वदूद का उसका भी एक करते रहे ये लोग प्रचार। उसके बाद ये जो ईरान में मारे गए दहशतगर्द, तो मारंग साहब बैठी हुई थी इस्लामाबाद में और उधर से उसका नाम लिया उन लोगों का जो कि उधर मारे गए ईरान सिस्तान। अब ये एक क्लियर इस चीज का मजहर है कि एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के तहत जा रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बड़ी इंसिडियस है और इस पे हमें अपनी यूथ को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को और जो लोगों में ये जनरल सरासीमगी पैदा करने वाली अफवाहें हैं उनसे दूर रखना है। अब ये मच का जो ऑपरेशन हुआ है कोलपुर में और मच में कॉम्प्लेक्सेस थे दिफाई इदारों के, पुलिस के, तो वो उन पे इन्होंने ये सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की जिसमें ये बिल्कुल नाकाम हो गए। और क्योंकि वो हमारी जो दिफाई इदारे थे उन्होंने वार्न कर दिया था और उस पे ऑन स्पॉट रेजिस्टेंस उनको मिली और आप देखें कि 24 कैजुअल्टीज होती हैं, ये इनकी बहुत बड़ी इनके लिए एक जख्म इनको पहुंची है। अब इसमें ये हमें देखना है आगे कि इनको जो मजीद कार्रवाइयां ऐसी होंगी तो हमें ये अलर्ट टाइमली देना है, रिस्पांस इफेक्टिव होना चाहिए, लोगों में सिंपैथी नहीं होनी चाहिए ताकि लोग इनके जो नेटवर्क्स हैं ना इनकी रिक्रूटमेंट की तरफ जाएं और ना इनकी जो काज है उससे सिंपैथी शो करें। तो ये जब आप इन 3 प्रोंग्स पे काम करेंगे तो ये इसका तदारक कर सकेंगे। द होल ऑफ द नेशन अप्रोच इस काम के लिए चाहिए और हमें मुबारकबाद देनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जिन्होंने इतनी इफेक्टिव कार्रवाई करके ये इनको 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ARY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। और जाफर एक्सप्रेस 4 रोज की बंदिश के बाद पेशावर के लिए रवाना करती गई। महकमा रेलवे के मुताबिक कराची के लिए बोलान मेल 5 फरवरी से दोबारा चलेगी। सिबी हरनाई मुसाफिर ट्रेन पहले ही बहाल कर दी गई थी। ट्रेन सर्विस जिला बोलान में दहशतगर्दी के सबब मुअत्तल की गई थी। नवज़ी और इंटर साल अव्वल के मुतनाज़िर नताइज पर कोई रिपोर्ट जारी न हो सकी। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अनवर।
دیکھیں اصل صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 8,500 سے زائد طلبہ و طالبات کے معاملے کو مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے اور 21/22 کی رپورٹ جاری کر کے مالی معاملات اور بے ضابطگی کو سامنے لایا گیا ہے. متاثرہ امیدوار والدین نے امتحانی کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کا مطالبہ کیا تھا. تاہم اسکروٹنی کے نام پر صرف ٹوٹل نمبروں کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. لاکھوں روپے اب تک طلبہ و طالبات جمع کرا چکے ہیں اسکروٹنی فارم قیمت میں. گورنر سندھ کی جانب سے متاثرہ امیدواروں کی اسکروٹنی فیس کے حوالے سے درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت دی گئی تھی. وزیر اعلیٰ کی تحقیقاتی ٹیم نے کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی ٹیم اس بات کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ طالب علم سے اسکروٹنی فیس واپس نہ لی جائے. سال 2021 اور 22 کے حوالے سے سابق چیئرمین انٹر بورڈ ڈاکٹر سعید الدین کہتے ہیں کہ تمام کے تمام معاملات یونیورسٹی اینڈ بورڈ دیکھتی ہے. مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی مالی بے ضابطگی ہمارے دور میں سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تقرریاں کی گئی تھی, جبکہ امتحانی نتائج کی مکمل ذمہ داری ناظم امتحانات کے اوپر عائد ہوتی ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ اس تمام طرح صورتحال کے تناظر کے اندر والدین, طلبہ و طالبات پریشان ہیں. 60,000 سے زائد طلبہ و طالبات کا مستقبل تاحال سوالیہ نشان بنا ہے اور سندھ حکومت اب تک اس صورتحال کے حوالے سے کوئی حتمی رپورٹ تیار نہیں کر سکی, جبکہ کمیٹی پہلے قائم کی جا چکی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 231 ملیر میں بھی کئی علاقے پینے کے پانی سمیت بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. علی محمد شر کی رپورٹ. گیس بجلی اکثر غائب, موجود نہیں پینے کا صاف پانی. یہ ہے کراچی کے ضلع ملیر کے حلقہ NA 231 کی کہانی. اس حلقے میں گنجان شہری آبادیوں کے ساتھ اکثر ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے, تو علاقہ مکین ندیوں اور تالابوں سے پینے کا پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں. پانی گندا پی رہی ہوں, جانور بھی پی رہے, ہم بھی پی رہے, ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں, کہاں جائے غریب لوگ. نالیوں کے ڈھکن کھلے ہوئے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. سرکار کی مہربانی ہے, ہم گندے پانی پی رہا, دیکھ لو. ایک طرف الیکشن جیتنے کے لیے کروڑوں روپے مالیت کے پوسٹر, پرچم اور پینافلیکس سے علاقے سجے ہوئے ہیں, تو دوسری جانب کھیل کے میدان گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. کوئی آتا ہے ووٹ دے کے جاتے لیکن پوچھتا نہیں ہے کوئی آدمی. خالی اعلانیہ ہی بجٹ منظور ہوئے, کوئی کام نہیں ہوا. بنیادی سہولیات سے محروم لوگوں کو امید ہے کہ انتخابات میں منتخب نمائندے درد کا درمان بنیں گے. علاقے کے لوگ ووٹ تو دیتے ہیں علاقے کی خوشحالی کے لیے, مگر منتخب نمائندے خوشحال بن جاتے ہیں, علاقے بدحالی رہ جاتے ہیں. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ علی محمد شیار, ARY نیوز, کراچی. PP 48 پسرور سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار احسن عباس ایڈوکیٹ کو رہا کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے احسن عباس کو بغیر اجازت ریلی, جلسہ کرنے اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی آج میرپور خاص میں سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے. گاما اسٹیڈیم میں پنڈال سجا دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز اشوک شرما سے. جی اشوک. جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج میرپور خاص میں انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک بڑا سیاسی پاور شو کیا جا رہا ہے. گاما اسٹیڈیم میں ایک بڑا پنڈال سجایا گیا ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گے. اس جلسے گاہ کے حوالے سے تمام تر جو تیاریاں اور انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ میرپور خاص کا گاما اسٹیڈیم ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا کشش کا باعث رہا ہے. یہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جلسہ عام سے خطاب کیا تھا. میرپور خاص میں آپ کو یہ بتائیں کہ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدواران نامزد کیے گئے ہیں اور ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے. 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید 8 بچوں کی اموات. محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں نمونیا کے 784 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی حسن. جی, پنجاب میں آج بھی نمونیا سے اموات کے کیسز سامنے آئے ہیں اور پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 بچے جو ہے وہ نمونیا کے باعث دم توڑ چکے ہیں. اور اس وقت آج گزشتہ 24 پہلی دفعہ ایسا ہوا جنوری کے دوران کہ لاہور میں فی الحال کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے, لیکن پنجاب بھر میں کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 784 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. ایک روز میں اگر لاہور کی بات کریں تو 197 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. پنجاب میں رواں سال نمونیا سے 311 اموات ہو چکی ہیں اور 19,588 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اور لاہور میں جنوری کے دوران جو ہے مہینے کے دوران اس سال کی جو نمونیا سے 58 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور ساتھ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ نے اغوا برائے تاوان کے ملزمان کی بریت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا.
अदालत ने बरियत के खिलाफ अपील गुज़श्ता साल खारिज की थी। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस फैसले में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से कि जजेस की जिम्मेदारी है कि हर शख्स के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और जजेस बगैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी के साथ आइन और कानून पर फैसलों के पाबंद हैं। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जजेस का काम मुकदमे के हक़ाइक़ के मुताबिक आइन और कानून का इतलाक़ है। जजेस को खुले जहन के साथ मुकदमात की समाअत करना चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं, गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जज को सही फैसले तक पहुंचने के लिए अपने इख्तियारात और उसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। नाक़िस तफ्तीश की वजह से कई गुनाहगार बच जाते हैं और बेगुनाहों को सजा हो जाती है। ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि आइन के आर्टिकल 9 और 10A के तहत शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जुर्म साबित ना हो रहा हो तो ट्रायल कोर्ट किसी भी स्टेज पर मुल्जिम को बरी कर सकती है। बेशतर मुकदमात में असल मुल्जिम नाक़िस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। कहीं तफ्तीश नाक़िस होती है तो कहीं गवाहान का अदम ताउन मुल्जिम की बरियत की वजह बनता है। गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मैकेनिज्म ना होना भी अदम ताउन की एक बड़ी वजह है। मुद्दई की जानिब से ज़ाती अनाज पर ज़्यादा मुल्ज़िमान की नामज़दगी भी कसूरवारों को बचाने का सबब होती है। मौजूदा मुकदमे में मुल्ज़िमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए लेकिन बरवक्त इंसाफ नहीं मिला। मुल्ज़िमान के 7 साल और कानूनी चाराजोई पर होने वाले अखराजात के मदावे का कोई तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आईनी हक है। मुल्क भर में जजेस की तमाम खाली असामियाँ फौरी तौर पर उन पर भर्तियाँ होनी चाहिए और हुकूमत का फर्ज है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का अंदराज रोके और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाले बच ना सके। ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तहरीर किया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ बहावल नगर में अगवा बराए तावान का इल्ज़ाम पर 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था और ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िमान को 2011 में सजाएं सुनाई। हाई कोर्ट ने 2015 में उन्हें बरी कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बरियत के खिलाफ अपील गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को खारिज की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा एमकेएम ने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। पीपी जिला बस्ती से 3 सीटें न ले सकी। जिन्होंने झगड़ा करना होता है वो सियासी सरगर्मियों में बीवी बच्चों को लेकर नहीं आते। नेकरा वजीर आला मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से जाले हैं। एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया बल्दियाती इलेक्शन का। हमारी खैरात में भी पूरे जिला बस्ती की 50 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें नहीं ले सके। तो आप हमारे दफ्तरों पे आके हमले करो। उस्ताद कहलाते हैं, मसरूर हसन धमकी दे रहा वो। 9 फरवरी के बाद देख लूंगा। क्या देखोगे यार तुम? अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, यानी आप डॉक्टर आसिम हो या सईद गनी हो या वकार मेदी हो या मसरूर हसन हो, ये तो जाके अपने घरों में सो जाएंगे। नाजमाबाद में और न्यू कराची में इन्होंने आके फटकना नहीं है और ये भेंट चढ़ा रहे हैं अपने सियासी अज़ाइम की मासूम लोगों को। हमने मुतालबा किया है सारे असले के लाइसेंस कैंसिल करो। तो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। और न्यू कराची में 11J में इनके गुंडे इन्होंने पाले पैसे की बुनियाद के ऊपर। उन्होंने आके हमारे पोस्टर्स फाड़ने शुरू कर दिए, बैनर हटाने शुरू कर दिए। भाई ने ये कहा यार ये आप एमकेएम की कॉर्नर मीटिंग हो रही है बराबर वाली गली में, क्या करने जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे फैमिली को लेने। जिन्होंने झगड़ा करना होता है जनाब वो फैमिलीज को लेके नहीं जाते। तुमने जवाब में इनको मारा। एमकेएम ने क्या किया? एमकेएम ने नहीं हमला किया कहीं पर भी, थाने में भेजा। वो नालायक नाअहल मुतासिब एसएचओ FIR नहीं काटता। तुम्हारे बाप का इलाका है ये, उस पार्टी की पुलिस है, ये सिंध पुलिस है। ये गिरफ्तार नहीं कर रही उन लोगों को कि उम्मीदवार है सट्टे के अड्डे चलाता है। वज़ीर आला साहब नर्म बातें करते हैं, केयर टेकर अंदर से जाले। एक टके की कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कराची के इलाके अवामी कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में हलाक डकैत उमैर का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। हलाक डकैत के खिलाफ इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज थे। अफजल खान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अफजल बताएगा। देखिए, गुज़श्ता रोज अवामी कॉलोनी पुलिस से मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले डकैत उमैर का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। मुलजिम इससे कबल 2022 में भी थाना कोरंगी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। इसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत दीगर संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज थे। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले जो डकैत थे उसके साथियों ने बाकी कोरंगी के करीब एक सेल्समैन के साथ भी लूट मार की वारदात की थी, जिसके बाद पुलिस ने इनका ताक़ुब किया और एक मुकाम पर मुकाबले के बाद डकैत हलाक हो गया है। इसके साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया अफजल खान।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुलम खुला हमले हो रहे हैं। ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं जिन्हें इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है 8 फरवरी को ये फसादात बढ़ न जाएं। जो नाजमाबाद का वाकया हुआ जिसमें हमारे 3 लोग जख्मी हुए और एक वो जो एमक्यूएम का कारकुन था जिसकी जान गई, वो पुलिस की मौजूदगी में सारी हुई फायरिंग। अब जो ये वाकया कल हुआ है उसमें भी जो जलसा करने वाले मुंतजमीन थे उन्होंने 4 मरतबा इस वाकये से पहले पुलिस को कॉल की। हमें परेशानी सिर्फ ये है इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है। अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं, मुझे ये खौफ है, ये डर है 8 फरवरी को कि खुदा न खास्ता इस शहर के अंदर ये फसादात ज्यादा न बढ़ जाए। पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है। पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? इस किस्म के वाकयात में जो मुलविस कुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। मैं मुतालबा करना चाहता हूं केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, आप इस पे सख्ती से एक्शन लें। जो लोग मुलविस हैं, अगर उसमें सईद गनी का कोई किरदार नजर आता है तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें। हम ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात पुरअमन हो। इस शहर का अमन जो है वो किसी को बर्बाद करना